मेरा नाम कामरान है और मैं लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहता हूँ। ये घटना उस वक्त की है जब हमने एक नया मकान किराए पर लिया था। मकान बाहर से बिल्कुल आम लग रहा था। 3 कमरे, एक बड़ा आंगन और ऊपर छत। मकान मालिक ने बताया था कि पिछले किराएदार किसी निजी वजह से चले गए। हमने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि किराया ठीक था और जगह अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही हमने पहली बार वो दरवाजा खोला, हमें एक अजीब घुटन महसूस हुई, जैसे अंदर की हवा हमारी तरफ नहीं आ रही थी बल्कि बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। दर्द हमने सोचा शायद मकान काफी दिनों से बंद था, इसलिए ऐसा लग रहा है। हम सामान ले आए, खिड़कियां खोलीं और धीरे धीरे सब ठीक लगने लगा। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हफ्ते की एक रात मैं नीचे वाले कमरे में अकेला बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जब मुझे लगा जैसे बाहर आंगन में कोई चल रहा हो। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ थी, एक के बाद एक, धीरे धीरे। मैंने खुद से कहा शायद कोई आवारा बिल्ली हो, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो आंगन बिल्कुल खाली था। रात की खामोशी में दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा ठंडी थी। मैं वापस अंदर आ गया और खुद को यही समझाया कि शायद मेरा वहम था। उस रात नींद देर से आई और जब आई तो ख्वाब अजीब थे। कोई एक खाली कमरे में बैठा था, सफेद कपड़ों में, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सुबह होते ही मैं सब भूल गया, लेकिन अंदर कहीं एक एहसास रह गया कि यह घर उतना खाली नहीं जितना नजर आता है। तकरीबन 1 महीने बाद मेरी बीवी सामिना ने पहली बार कुछ बताया। वो आम तौर पर ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती और हमेशा कहती है कि यह सब जहन का खेल होता है। तो जब उसने जिक्र किया तो मैंने गंभीरता से लिया। उसने बताया कि एक दोपहर जब बच्चे स्कूल में थे और वो घर में अकेली थी, किचन में खाना बना रही थी, जब उसे लगा जैसे ऊपर वाले कमरे में कोई चल रहा हो। आवाज इतनी साफ थी कि पहले उसने सोचा शायद पड़ोस से आ रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज सीधे उसके ऊपर से आ रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, लेकिन कमरा बंद और खाली था। वो वापस नीचे आ गई। 5 मिनट बाद वही आवाज फिर आई। इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला, बस नीचे बैठकर कुरान पढ़ती रही। जब मैं शाम को घर आया तो उसका चेहरा परेशान था। उसने सब बताया और कहा कि यहां रहना ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर हम दोनों साथ मिलकर ऊपर उस कमरे को चेक करने गए। अंदर पुराना सामान था, टूटे हुए लकड़ी के तख्ते, एक पुरानी चारपाई और एक कोने में एक बंद लकड़ी का संदूक। हमने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था और इतना जंग लगा था जैसे सालों से किसी ने न छुआ हो। हमने मकान मालिक को फोन किया तो उसने कहा कि संदूक पिछले किराएदारों का है, वो छोड़ गए थे, अंदर कुछ खास नहीं। हमने संदूक वैसे ही छोड़ दिया और कमरे को ताला लगा दिया। लेकिन उस रात के बाद वो आवाजें हर दूसरे तीसरे दिन आने लगी। कभी कदमों की आवाज, कभी जैसे कोई चीज घसीटी जा रही हो, और कभी बस एक भारी सी खामोशी जो खुद ही सबसे ज्यादा डरावनी थी। उस समय तक हमें उस घर में रहते हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे हमने वहां होने वाली कई अजीब बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया था। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसके बाद किसी भी चीज को अनदेखा करना संभव नहीं रहा। उस रात मेरा भांजा उमर भी हमारे घर ठहरा हुआ था। वह यूनिवर्सिटी का छात्र था और स्वभाव से काफी बहादुर और निडर था। हम देर रात तक बैठे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, चाय बन रही थी, बच्चे पहले ही सो चुके थे और माहौल हल्का फुल्का था। करीब रात के 1 बजे उमर ने कहा कि उसे छत पर जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहा था और उसे एक जरूरी फाइल डाउनलोड करनी थी। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वह वापस नीचे आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बैठ गया और धीमी आवाज में बोलने लगा। उसने बताया कि जब वह छत पर पहुंचा तो एक कोने में कोई चीज बैठी हुई थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, सफेद कपड़ों में, अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठी हुई। उमर को पहले लगा कि शायद कोई पड़ोसी होगा। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
फिर उसने अपनी टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी उस दिशा में पड़ी, वह आकृति धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उम्र के मुताबिक वह आकृति लगातार ऊंची होती जा रही थी। वह इतनी लंबी हो गई कि उसका सिर लगभग छत पर रखी पानी की टंकी की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह देखकर उमर के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसी क्षण उसे एक आवाज सुनाई दी, एक गहरी और भारी सांस लेने की आवाज, और बस उसी पल उमर भाग पड़ा। वह सीढ़ियों से इतनी तेजी से नीचे उतरा कि नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें पूरी तरह फूल चुकी थीं। कमरे में मौजूद हम सब लोग खामोश हो गए। चाय के कपों से अब भी भाप उठ रही थी, लेकिन किसी ने हाथ बढ़ाकर चाय नहीं उठाई। उस रात घर में किसी की भी ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने तय किया कि इस बारे में मकान मालिक से सीधे बात करनी चाहिए। पहले तो वह इस विषय को टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मैंने साफ कह दिया कि हम शायद ये घर खाली कर देंगे, तब आखिरकार उसने सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि हमसे पहले भी एक परिवार इस घर में रहता था और उनके साथ एक बुजुर्ग महिला भी रहती थी। वह काफी समय से गंभीर रूप से बीमार थीं। लंबे समय तक वह ऊपर वाले कमरे में ही बिस्तर पर पड़ी रहती थीं। उनकी ठीक से देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर के बाकी लोग अक्सर बाहर रहते थे। वह ज्यादातर समय अकेली ही उस कमरे में पड़ी रहती और धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। एक दिन उसी कमरे में चुपचाप उनकी मृत्यु हो गई और कई घंटों तक किसी को इस बात का पता ही नहीं चला। मकान मालिक ने बताया कि उस घटना के बाद से इस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। हमसे पहले जो किराएदार आए थे, वे भी 3 महीने के भीतर ही यह घर छोड़कर चले गए थे। उसने यह सब पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे डर था कि अगर वह सच बता देगा तो कोई भी यह घर किराए पर लेने के लिए तैयार नहीं होगा। यह सब सुनकर अचानक बहुत सी बातें समझ में आने लगीं। ऊपर रखा हुआ बंद संदूक शायद उसी बुजुर्ग महिला का था। रात में सुनाई देने वाले कदमों की आवाजें, वह परछाई जो उमर ने देखी थी, और वह भारी सन्नाटा जो रात होते ही पूरे घर में फैल जाता था। शायद यह सब उसी आत्मा की मौजूदगी का असर था जो अभी तक इस घर से जुड़ी हुई थी। मैंने एक आलिम दीन को घर बुलाया। उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया। कुछ देर वह ऊपर वाले कमरे में खामोशी से बैठे रहे और फिर धीरे धीरे दुआएं पढ़ने लगे। उन्होंने हमें बताया कि यहां किसी मौजूदगी का एहसास होता है जो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, लेकिन अभी इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि घर में नियमित तौर पर दुआ और कुरान की तिलावत होनी चाहिए, खास तौर पर सूरह अल बकरा पढ़ी जाए और उस संदूक को इज्जत के साथ किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। अगले हफ्ते हमने वह संदूक खोलने का फैसला किया। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक छोटा सा कुरान शरीफ और कुछ पुराने फोटोग्राफ रखे हुए थे। हमने उन चीजों को बड़े सम्मान के साथ संभाल कर रखा और उस शख्स के लिए दुआ की जिसने कभी उन्हें अपनी सबसे कीमती यादों की तरह संभाल कर रखा था। उस रात के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पैरों की आहटें आना बंद हो गईं। वह भारी सन्नाटा जो पहले रात होते ही कमरों में फैल जाता था, अब धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। हमने घर में दुआओं का एक नियमित सिलसिला शुरू कर दिया और हर रात सोने से पहले सभी लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। समीना ने ऊपर वाले कमरे की अच्छी तरह सफाई की, पुराने सामान हटा दिए और उसे एक सामान्य कमरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में वहां समय बिताना थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह कमरा भी घर का एक सामान्य हिस्सा बन गया। लगभग 2 महीने बाद जब उमर दोबारा मिलने आया तो उसने कहा कि घर पहले जैसा महसूस नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने कहा कि पहले जब वह घर के दरवाजे पर आता था तो एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन अब वह एहसास बिल्कुल गायब हो गया है। मैं मुस्कुराया और उसे कहा कि शायद हमने वह चीज लौटा दी है जो असल में उसी की थी। इन सब घटनाओं के बाद मैं अक्सर बहुत सी बातों के बारे में गहराई से सोचने लगा। जब हम कोई घर ढूंढते हैं तो हम दीवारें देखते हैं, छत देखते हैं और किराया देखते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी यह सोचते हैं कि हर घर अपने अंदर यादें और कहानियां समेटे होता है, और कभी कभी वे कहानियां उन लोगों के साथ खत्म नहीं होती जिन्होंने उन्हें जिया होता है, बल्कि चुपचाप आगे भी चलती रहती हैं। उन लोगों के साथ जो बाद में उस घर में रहने आते हैं। आज भी मैं उसी घर में रहता हूं। ऊपर वाला कमरा अब हमारा स्टोर रूम बन चुका है। कभी कभी रात में जब सब लोग सो चुके होते हैं और घर बिल्कुल खामोश होता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर कहीं से कोई बहुत हल्के कदमों से गुजर गया हो। अब मुझे डर नहीं लगता। मैं बस आयतुल कुर्सी पढ़ता हूं और सो जाता हूं।
क्योंकि वक्त ने मुझे एक बात सिखा दी है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वे हमेशा खतरनाक नहीं होती। कुछ चीज़ें बस अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती हैं, और शायद वे हमसे उतनी ही डरती हों जितना हम उनसे डरते हैं। अल्लाह हम सबको हर तरह की मुसीबत और आजमाइश से महफूज रखे।